नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में आज हम उन पत्रों की बात कर लेते हैं, सावरकर के पत्रों की बात कर लेते हैं, माफियों की बात कर लेते हैं। यानी कि लेटर क्या थे, वो मर्सी पिटीशन थे। तो लेकिन सावरकर के ऊपर, वीर सावरकर को बदनाम करने में, इन पत्रों में से उसको ड्रामेटाइज करने में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ चीज़ें बताने में, और उस समय का ब्रिटिश काल का जो प्रार्थना पत्र लिखने का, जो मर्सी पिटीशन लिखने का जो एक सेट फॉर्मेट था, उसके अंदर कुछ शब्द आवश्यक थे और उनको स्ट्रेटजी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, उनका उपयोग किया जाता था। और एक तरह से चाहे कोई भी क्रांतिकारी हो, वो क्रांतिकारी, उन्होंने जो भी, उनको जेल अगर हुई है तो कुछ किया है अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तभी तो जेल हुई है ना। और वीर सावरकर को तो 2 आजीवन कारावास हुए थे। यानी कि उनके लिए मोस्ट डेंजरस कैटेगरी के कैदी थे सावरकर। लेकिन सावरकर को गाली देने में, उन्हें बदनाम करने में, उन्हें माफ़ी मीर बताने में, जो एक सबसे बड़ा तबका है, जो एक सबसे बड़ा झुंड है जिसने ये काम किया है, ये पाप का काम किया है, उसमें से वामपंथी सबसे आगे हैं। सावरकर का नाम लेते ही जो बिलबिला के एकदम से छाती कूटने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, माफ़ी वीर चिल्लाने लगते हैं, चीखते हैं, नाचते हैं, दूसरों को भक्त बताते हैं, उसमें से मुख्य रूप से जो है वो ये वामपंथी ही है। तो हम एक पत्र पढ़ लेते हैं, उस पत्र को पहले पढ़ के फिर समझते हैं, फिर ये इसकी छोटी सी एक चर्चा करते हैं कि ये कौन महाशय हैं। इन्होंने भी मर्सी पिटीशन लिखी थी, और उस मर्सी पिटीशन में जैसे भी मैं आपका हमेशा सेवक दास रहूँगा, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, जिनको बार बार में दोहरा करके वामपंथियों ने सावरकर को गाली दी है, उनको उनका अपमान करने का लगातार प्रयास किया है, उनका सही असेसमेंट किया ही नहीं है। और खैर वो तो बात छोड़ दें कि उन्होंने देश के इतिहास को ही पूरा बदल डाला है, तो ये तो पाप क्रम एक अलग है। लेकिन यहाँ हम केंद्रित रहते हैं श्री वीर सावरकर के पत्रों के, उनके पत्रों की सबकी पढ़ाई करेंगे। हमने उनका नाम सुना है, उस पत्रों के मुख्य अंश हम पढ़ेंगे। बड़े बड़े पत्र हैं, बहुत सारे पत्र हैं, तो हमें पता लगेगा कि वो परिस्थिति क्या थी, उनके साथ क्या क्या हो रहा था, वो अंग्रेज़ों को क्या लिख रहे थे। लेकिन देखिए वो तो आगे करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में जो एक पूरा का पूरा जो एक झुंड है, जो कि अपने आप को मानता है कि उन्होंने सब कुछ, उनका सोच साइंटिफिक है, लेकिन वो साइंटिफिक सोच कहीं दुनिया में जो प्रतिभूति तो हुआ नहीं है, प्रतिफल तो उसका मिला नहीं है, लेकिन वो एक अलग बात है। तो देखिए हम एक पत्र पढ़ते हैं, उस पत्र के मुख्य अंश पढ़ते हैं, फिर इस बात की चर्चा करते हैं कि ये महाशय कौन है। ये महाशय वामपंथी के स्थापक, सीपीआई, इसके स्थापकों में से एक है। उन्हें भी जेल हुई थी, 16-17 साल की जेल हुई थी। उन्हें ऑर्डर ऑफ लेनिन मिला है, और उनकी मृत्यु 1991 में बम्बई में हुई थी। इनका नासिक में जन्म हुआ था। उनका एक पत्र है, मर्सी पिटीशन है। तो देखिए उसको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में एक के बाद एक जो सावरकर ने पत्र लिखे हैं, या उस समय उनके मित्रों ने, रिश्तेदारों ने पत्र लिखे हैं, उनको भी पढ़ा जाएगा। वो कहीं भी खोज लेंगे नेट पे तो वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये जो पूरा का पूरा जो एक पाखंड है और इसका मायाजाल है, झूठ का मायाजाल है, उसको हम सोच समझ सकते हैं। उसमें रणनीति क्या है। मुख्य बात यह है कि जो कैदी थे, जिनको अंग्रेज़ों ने पकड़ रखा था, उनको सज़ाएं दे रखी थी, तो सज़ाएं काटने में उनका कोई वो नहीं था। वो उससे बचना चाहते थे, वो अपने लोगों से मिलना चाहते थे। यह कि ये भी कह सकते हैं कि उनको जो भी वो कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको किसी न किसी छद्म रूप में माफ़ी मांग करके, साम दाम दंड भेद का
उपयोग करके वो अपना काम जारी रखना चाहते थे और यातना से बचना चाहते थे। और सावरकर को तो 50 साल की कहती थी, 2 आजीवन कारावास हुए थे और उनको पीटा भी गया था। बताइए किसको पीटा गया? कि आपके बड़े नाम है जिनका नाम लेकर के सभी लोग उनको गाली देते हैं। क्या श्री जवाहरलाल नेहरू को कभी पीटा गया? क्या मोहनदास करमचंद गांधी जी को कभी पीटा गया? अगर किसी के पास उसका वृत्तांत है जिस तरह से सावरकर ने लिखा है, तो चलिए पहले तो आ जाते हैं। हम नाम है इनका जो वामपंथी नेता हैं, वामपंथ के जिसको कहते हैं कि छाया स्तंभ, भारतीय वामपंथ के, साम्यवाद के छाया स्तंभ, नासिक में जन्मे श्री पाद अमृत डांगे और उनकी पुत्री है रोजा। तो अब उस पत्र को पढ़ लेते हैं और फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितना झूठ बोला जा रहा है। His Excellency the Governor General in Council, Your Excellency, I am one of the 4 in Bolshevik conspiracy case of Kanpur. I beg to put forward for Your Excellency's consideration a prayer for the remission of my sentences following reasons. अब कारण ढूंढिए है, वो कहते हैं कि मुझे माफ़ी दे दी जाए, निम्न कारणों से मुझे माफ़ी दे दी जाए। तो वो लिखते हैं, I am submitting my power. I have to refer to certain facts which Your Excellency may not be cognizant of, but Your Excellency can verify their truth by referring to Colonel C.K., Director Central Intelligence Bureau, or to the person mentioned there in after. When the above referred case was proceeding in the lower court of Mr. Ross Alstron, the learned counsel for the prosecution happened to have a side talk with me, during the course of which he remarked, government is not very particular about the punishment of individual abuse. The case is instituted only to prove to a doubting the truth of government's statement made from time to time as existence of Bolshevik conspiracy in India. I think the learned counsel is not likely to have misrepresented Your Excellency's government policy, as he was in too close a touch with the government officials to have mistaken government's intention. As the position Your Excellency has been vindicated by the verdict of the court, Your Excellency may not mind remitting my sentence and granting my prayer. I am given the punishment of 4 years rigorous imprisonment in order that those years may bring a salutary change in my attitude towards the King Emperor's sovereignty in India. I beg to inform Your Excellency that those years are unnecessary, as I have never been possibly disloyal towards His Majesty in my writing or speeches, nor do I intend to be in future. ये कह रहे हैं श्रीपाद अमृत डांगे, कह रहे हैं कि मैं तो आपका दास हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मैंने कभी बोला है, ना मैंने कभी कोई लिखा है, और ना ही मैं आगे ऐसा करूँगा कि मैं आपके विरुद्ध जाऊँ, आपके इंटेंशन के विरुद्ध जाऊँ, आपके नियम कायदों को विरुद्ध जाऊँ। और आगे वो लिखते हैं, होपिंग दिस रेस्पेक्टफुल अंडरटेकिंग विल सेटिस्फाई and move Your Excellency to grant my prayer, and awaiting anxiously a reply, I beg to remain. अब आप देखिए, अब सुनिए, समझ लीजिए इसको। I beg to remain Your Excellency's most obedient servant. मैं आपका पूर्णतया निष्ठावान सेवक दास हूँ। Your most obedient servant। ये कौन लिख रहे हैं? भारत में साम्यवाद के छाया स्तंभ श्रीपद अमृत डांगे लिख रहे हैं, जिनको ऑर्डर ऑफ लेनिन से सम्मानित किया गया है।
और उन्होंने इमरजेंसी का भी जो है भारत में जो आपातकाल लगा था उसका दिल खोल के स्वागत किया था। तो ये एक पूरा का पूरा कबाल जो वामपंथियों का है, ये इसको इसको पूछा जाना चाहिए कि श्रीपाल अमृत डांगे की ये चिट्ठी उनके सामने रख दी जानी चाहिए कि अगर इसमें वो है तो वो क्या कर रहे थे। यानी कि यहाँ भी देखिए, अगर बैलेंस तरीके से देखा जाए, हम उनका वामपंथ सही था या ठीक था वो एक अलग बात है। उन्होंने किस तरह से इंदिरा गांधी और नेहरू जी, और उन्होंने किताब भी लिखी थी गांधी एंड लेनिन, यानी गांधी और लेनिन। पहले तो वो गांधी के साथ थे, फिर बाद में उन्हें ठीक नहीं लगा, जैसा अक्सर वामपंथियों के साथ होता है, तो फिर वो चले गए और उन्होंने पुस्तक भी लिखी गांधी एंड लेनिन। तो ये हम समझ सकते हैं। तो लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों को छोड़ के वो एक टैक्टिकल मनोवर कर रहे थे, वो एक रणनीति के तहत उससे छूट पा रहे थे, जैसा कि सावरकर भी चाह रहे थे। तो कोई भी अगर वामपंथी, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ा फुदक फुदक करके माफी वीर कहते रहते हैं, और उनके इस चक्कर में उनसे प्रभावित होकर बहुत सारे हमारे देश के राजनेता हैं, वो भी इसी तरह की बातें करते रहते हैं। तो हमें ऐसा आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि एक अन्य माफी वीर, अगर जो है वो वीर सावरकर को माफी वीर, तो हम श्रीपाद अमृत डांगे को, जो कि भारतीय साम्यवाद के छाया स्तंभ थे, जिनको ऑर्डर ऑफ लेनिन किसको मिलता है? तो आप देखिए कि उनकी बात क्यों ना की जाए। तो हम आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक अन्य बात के लेके, और निश्चय ही जो वीर सावरकर के जो पत्र हैं, जो मर्सी पिटीशन है, उनको भी पढ़ा जाएगा, ताकि हम समझ सकें कि वो क्या लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे, परिस्थिति क्या थी, और उनके मित्र और सहयोगी और उस समय के दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो भी क्या लिख रहे थे, कह रहे थे। उसके बाद में उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।